जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे NCERT का क्लास 11 का 11वां चैप्टर। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम करेंगे आज लगभग 50 के आसपास MCQ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और उनको सभी को हम डिटेल से करेंगे, एक एक करके सभी को डिटेल से करेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, नाइतो कोनन किस देश के रहने वाले थे? तो दोस्तों, जो नाइतो कोनन थे ये एक विद्वान थे और इन्होंने चीनी इतिहास पर कार्य किया था। किस पर कार्य किया था? चीनी इतिहास पर इन्होंने कार्य किया था और एक विद्वान थे ये। और इन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय, अब बोल सकते हैं क्योतो यूनिवर्सिटी में एक विभाग बनाने में सहमति की थी। उस विभाग का नाम था प्राच्य अध्ययन विभाग। एक विभाग था प्राच्य अध्ययन विभाग। इसको बनाने में इन्होंने सहायता की थी। चीनी इतिहास पर इन्होंने कार्य किया था और 1907 में इन्होंने क्योतो यूनिवर्सिटी में प्राच्य अध्ययन विभाग में बनाने की सहायता की थी। तो इनका जो संबंध है दोस्तों, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं दोस्तों जापान से बिलोंग। और इन्होंने इतिहास किस देश के इतिहास पर कार्य किया था? चीन देश के इतिहास पर कार्य किया था और ये बिलोंग करते हैं जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो दोस्तों, ये जो चारों द्वीप आपको दे रखे हैं, ये चारों के चारों द्वीप ही जापान में है। आपको बता दूं, जापान में लगभग 3000 प्लस द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी वहाँ के द्वीप हैं, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, होक्काइदो। ठीक है दोस्तों, और वहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो माना जाता है दोस्तों होन्शु द्वीप को। और ये टोक्यो भी इसी पे है दोस्तों, जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो भी इसी पर है। और जापान का केंद्र इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? जापान का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, उगते सूर्य का देश किसको माना जाता है दोस्तों? उगते सूर्य का देश माना जाता है जापान को। और अगर इनकी मैं वहाँ पर एक जापान में मछली पाई जाती है दोस्तों, जो सबसे प्रसिद्ध मछली है, उसका नाम है साशिमी। क्या नाम है उसका? साशिमी। ये वहाँ की एक प्रसिद्ध मछली है दोस्तों, याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिताके किस देश के रहने वाले थे? तो ये एक इतिहासकार था दोस्तों। क्या था ये? इतिहासकार था ये। और ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये भी जापान से बिलोंग करता था दोस्तों। नाम था इनका कुनिताके। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है साथियों, एदो किस शहर का पुराना नाम है? तो अभी आपको मैं बता दूं कि जो एदो नाम रखा था दोस्तों, ये रखा था इसका तोकुगावा ने। तोकुगावा एक व्यक्ति था, तोकुगावा, उन्होंने इसका नाम रखा था एदो। ठीक है दोस्तों, और इसको इसने राजधानी भी घोषित किया था। किसको? एदो को राजधानी भी इन्होंने घोषित किया था। और इसका जो पुराना नाम था एदो शहर का, वो था दोस्तों टोक्यो। एदो किस शहर का पुराना नाम है? टोक्यो। टोक्यो को पहले क्या बोला जाता था? एदो। और शुरू में इसको टोक्यो बोला जाता था, टोक्यो, बाद में इसका नाम कर दिया था टोक्यो। और ये जो एदो नाम रखा था, ये किसी ने रखा था दोस्तों? इसका नाम था तोकुगावा शोगुनो। शोगुनो का मतलब था जो वहाँ का सम्राट होता था, उसका जो प्रधान सेनापति होता था, उसको बोलते थे शोगुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में शोगुनो ने सत्ता को कब हथिया लिया था? तो दोस्तों, जो शोगुनो शब्द है, ये कौन होता था? ये सम्राट का प्रधान सेनापति होता था। कौन होता था? प्रधान सेनापति। कोई भी कार्य अगर सम्राट करता था तो इनके बिना नहीं करता था। और संवैधानिक रूप से ये राजा के नाम पर ही शासन चलाते थे। जो शोगुनो होते थे जापान में, ये ही शासन चलाते थे और बिना शोगुनो की अनुमति के कोई भी राजा से नहीं मिल सकता था। और जो भी कार्य राजा करता था वो सब शोगुनो से ही पूछ कर करता था दोस्तों। तो शोगुनो ने सत्ता कभी हथिया ली थी? ये इसका आंसर हो जाएगा 1192 में दोस्तों। शोगुनो कौन थे? प्रधान सेनापति थे। किसके? सम्राट के, जापान के सम्राट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में तोकुगावा कब से कब तक सत्ता में रहा था? तो जापान में जो तोकुगावा था वो कब से कब तक सत्ता में रहा था? जिन्होंने एदो शहर का नाम रखा था दोस्तों, जिसका नाम बाद में टोक्यो पड़ा था। तो इनका जो शासनकाल था दोस्तों, वो था 1603 से लेकर 1867 तक। 1603 से 1867 तक ये एक वंश था वहाँ का, ये तोकुगावा वंश होता था। और इन्होंने शोगुना पद पर अधिकार किया था। ये जो तोकुगावा थे, इन्होंने शोगुना पद पर अधिकार किया था। और शोगुना क्या था? जो वहाँ का सम्राट होता था, उसका जो प्रधान सेनापति होता था, वो शोगुना ही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
तोकुगावा शासनकाल में जापान की राजधानी कौन सी थी? तो इनके शासनकाल में जापान की राजधानी क्या थी? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, एदो इनकी राजधानी थी, जिसके बाद में नाम टोक्यो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमोडोर मैथ्यू पेरी जापान कब पहुंचा था? तो ये जापान कब पहुंचा था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये पहुंचा था 1853 में, जब भारत में ट्रेन चली थी तब ये वहाँ पर पहुंचा था। कोमोडोर मैथ्यू पेरी ये जापान पहुंचा था, और ये एक अमेरिकी नाविक था। कौन था दोस्तों? अमेरिका का एक अमेरिकी नाविक था एक। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी नाविक था, और ये जापान की एक बंदरगाह थी, वहाँ पर पहुंचा था। उस बंदरगाह का नाम था योकोहामा। योकोहामा वहाँ की एक बंदरगाह थी, वहाँ ये पहुंचा था। अमेरिकी नाविक था कमोडोर मैथ्यू पेरी। 1853 में यहाँ पहुंचा था दोस्तों। और इन्होंने 1854 में, नेक्स्ट ईयर ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1854 में इसने जापानी सरकार से एक कानागावा की संधि की थी। 1853 में ये वहाँ पहुँचा, 1854 में एक संधि की थी जिसका नाम था कानागावा की संधि इन्होंने की थी दोस्तों जापानी सरकार से। कहाँ का था ये? अमेरिकी नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो मेजी पुनर्स्थापना क्या थी दोस्तों? ये जो सम्राट था मुत्सुहितो, एक सम्राट था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसका नाम भी दिखाई दे रखा होगा, मुत्सुहितो। तो ये सम्राट था, इन्होंने वहाँ पर जो शासन किया था, इन्होंने शासन किया था 1868 से लेकर 1902 तक। 1868 से लेकर 1902 तक इन्होंने शासन किया था। और इनके शासन काल में ही इसने, जो ये सम्राट था मुत्सुहितो, इन्होंने मेजो की उपाधि धारण की थी। ये एक उपाधि ली थी इन्होंने, मेजी की उपाधि धारण की थी, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो ये कब, इसकी पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा 1868 में, क्योंकि ये 1868 में ही जापान का शासक बना था। क्या नाम था उसका? मुत्सुहितो। और कब से कब तक इसने शासन किया था? 1868 से लेकर 1902 तक इन्होंने शासन किया था। और जब ये गद्दी पर बैठे थे वहाँ के, तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, मेजी की उपाधि, और वहीं से मेजी पुनर्स्थापना का काल शुरू होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, जापान में मुत्सुहितो का शासनकाल क्या था? ये मैंने अभी बताया आपको, इन्होंने मेजी की उपाधि धारण की थी 1868 से लेकर 1902 तक। नेक्स्ट है, मेजी शासनकाल में किसे जापान की राजधानी घोषित किया गया था? तो इसके शासनकाल में जो जापानी घोषित की गई थी वो की गई थी टोक्यो। ठीक है दोस्तों, और जो ये एदो था, एदो जो राजधानी थी, ये किसके टाइम में थी? तोकुगावा। क्या नाम था उनका? तोकुगावा वंश के टाइम में, तोकुगावा वंश के टाइम में एदो राजधानी थी। नेक्स्ट है, जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं 1871 की, तो इस टाइम पे वहाँ पर की गई थी शिक्षा विभाग की स्थापना। किसकी की गई थी? शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। और 1871 में ही सामंती प्रथा का अंत भी हुआ था वहाँ पर। सामंती प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? ये किया था मेजी सरकार ने। जो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, मेजी सरकार ने ये किया था दोस्तों। ठीक है साथियों, और 1871 में क्या किया था इन्होंने? 0 से 6 तक जो आयु के बच्चे थे, 0 से 6 तक, उसके बाद जो 0 से 6 से ऊपर के आयु के बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य शिक्षा इन्होंने बता दी थी कि सबको शिक्षा देना कंपलसरी है। ठीक है सर दोस्तों, तो जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1877 में। ये मैंने गलत कर दिया, 1877 में। 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1871 में क्या क्या काम हुए थे जापान में? शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई थी, यानी कि शिक्षा विभाग की, और 0 से 6 आयु वर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षा, और सामंती प्रथा का अंत भी 1871 में था। और जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी लगभग 6 साल बाद 1877 में। कब हुई थी? 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में सैनिक सेवा को कब शुरू किया गया था? कब अनिवार्य बना दिया गया था? तो इसमें 20 वर्ष से अधिक जितने भी नौजवान थे, किससे उम्र? 20 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र थी, उनके लिए जो सैनिक शिक्षा थी वो अनिवार्य कर दी थी। और 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1872। ये बात है 1872 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में किसने औद्योगिकरण प्रदूषण के विरुद्ध प्रथम जन आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इनका नाम है दोस्तों, 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, तनाका सोजो। इन्होंने क्या किया था? औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध इन्होंने प्रथम जन आंदोलन किया था, तनाका सोजो ने, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो जापान की जो पहली रेल लाइन है
वो बिछाई गई थी दोस्तों टोक्यो से योकोहामा के बीच में। कहाँ से? टोक्यो से कहाँ थी ये? टोक्यो से लेकर योकोहामा के बीच में, योकोहामा के बीच में। कब बिछाई गई थी दोस्तों? ये बिछाई गई थी 1870 से 72 के बीच में। 1870 से 72 के बीच में जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई थी टोक्यो से योकोहामा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1872 में क्या हुआ था। 1872 में बैंकिंग प्रणाली शुरू हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था? 1872 में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी जापान में। अगर हम बात करें बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1882 में, लगभग 10 साल बाद। बैंकिंग प्रणाली पहले शुरू हुई थी 1872 में और बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई थी 1882 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेजी संविधान कब लागू किया गया था? तो मेजी संविधान 1889 में लागू किया गया था। और इसमें क्या किया गया था मेजी संविधान में कि जो सम्राट था उसको संपूर्ण सम्राट जो तथा वहाँ का उसको सर्वोच्च सत्ता दी गई थी। जो सेना थी पूरी की पूरी सेना, उसका जो दायित्व था, जो भी उससे कार्य करवाना था वो कौन करवाता था? वहाँ का सम्राट करवाता था। और वहाँ की एक संसद है जिसको क्या बोला जाता है? जापान की संसद को डाइट। क्या बोला जाता है दोस्तों? डाइट, जापान की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फुकुजावा युकिची कौन था? तो दोस्तों जो ये फुकुजावा युकिची था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ज्ञान के लिए प्रोत्साहन। क्या नाम था? ज्ञान के लिए प्रोत्साहन। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी ज्ञान के लिए प्रोत्साहन। और ये जापानी ज्ञान की आलोचना भी इन्होंने की थी, जापानी ज्ञान की आलोचना भी की थी। और ये थे कौन दोस्तों? ये जापान का एक बुद्धिजीवी था, जापान का बुद्धिजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जापान में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला था? तो जापान में जो पहला रेडियो स्टेशन है दोस्तों वो खुला था आपका 1925 में। कब खुला था? 1925 में। किसने खोला था? टोक्यो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने। टोक्यो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इसको खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीन जापान युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो चीन और जापान का युद्ध कब शुरू हुआ था? ये दोस्तों शुरू हुआ था आपका 1 अगस्त 1894 को। 1 अगस्त 1894 को ये शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1894 को शुरू हुआ था। और ये ख़त्म कब हुआ था दोस्तों? ये 17 अप्रैल 1895 को समाप्त हो गया था। 1 अगस्त 1894 को चला था और 17 अप्रैल 1895 को समाप्त हो गया था। और ये लगभग कितना चला था? 9 मंथ ये चला था साथियों, लगभग 9 मंथ चला था। और इसमें कौन जीता था अगर आपसे पूछे तो इसमें जापान की विजय हुई थी और चीन इसमें हार गया था। जापान जीता था और चीन इसमें हार गया था। और एक संधि हुई थी जिसके दौरान ये बंद किया गया था, जिसको बोलते हैं शिमोनोसेकी संधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1894-95 के चीन जापान युद्ध में किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा ये समाप्त हुआ था? ये थी दोस्तों आपकी शिमोनोसेकी संधि। और कब हुई थी ये? 17 अप्रैल 1895 को। 17 अप्रैल 1895 को ये संधि की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस का और जापान का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1904-05 में। ठीक है दोस्तों, 1904-05 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या ऑप्शन आपका? और इसमें कौन जीता था दोस्तों? इसमें जापान की जीत हुई थी और रूस हार गया था। जापान जीता था, रूस हार गया था। 1904-05 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट दे तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है, जापान में बुलेट ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो जापान में बुलेट ट्रेन कब चली गई थी? जो बुलेट ट्रेन है वहाँ की, उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसको बोलता है शिंकासेन। क्या बोला जाता है? शिंकासेन वहाँ की बुलेट ट्रेन को बोला जाता है। ये कब चली थी? 1964 में। कब चली थी दोस्तों बुलेट ट्रेन जापान में? 1964 में। और क्या बोला जाता है? शिंकासेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो परमाणु बम किस पर गिराया था? बात है 6 अगस्त 1945 की। उसके बाद एक और परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों, जो गिराया गया था 9 अगस्त यानी कि 3 दिन बाद 1945 को। ठीक है दोस्तों, जो ये 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, ये गिराया गया था आपका हिरोशिमा के ऊपर।
हिरोशिमा के ऊपर। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था दोस्तों, 9 अगस्त 1945 को ये गिराया गया था नागासाकी के ऊपर। जो बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय उसको जाना जाता था। और जो नागासाकी के ऊपर बम गिरा था उसको माना जाता था फैट मैन के नाम से जाना जाता था। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा था दोस्तों उसको जाना जाता है लिटिल बॉय के नाम से। और जो 9 अगस्त यानी कि लगभग 3 दिन बाद 9 अगस्त को जो बम गिरा था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर गिरा था उसको जाना जाता है फैट मैन के नाम से। और आपको बता दूं दोस्तों कि अमेरिका ने जापान पर कब्जा रखा था कब से कब तक? 1945 से लेकर 1952 तक कब्जा रहा था जापान के ऊपर। किसका रहा था? अमेरिका का कब्जा रहा था 1945 से लेकर 52 तक, लगभग 7 साल। नेक्स्ट है, टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे 1964 में। और टोक्यो कहाँ पड़ेगा आपका? जापान में। कहाँ पड़ेगा? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो चीन का दुख किसे कहा जाता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि जो ये यांगत्से नदी है ये वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो ये है। और चीन का दुख किसको बोला जाता है? पीली नदी को। पीली नदी को चीन का दुख बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? हवांग हो नदी भी इसी को बोला जाता है, पीली नदी को। और चीन का दुख भी इसी को माना जाता है। और अगर बात करें सबसे बड़ी नदी तो वो है यांगत्से नदी। नेक्स्ट है, प्रथम अफीम युद्ध किसके मध्य हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? तो अफीम युद्ध हुआ था, जो पहला प्रथम अफीम युद्ध था ये लड़ा गया था 1839 से 42 के बीच में। 1839 से 42 के बीच में। और किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था इंग्लैंड और जापान के बीच में। इंग्लैंड और जापान के बीच में। कौन जीता था इसमें इंग्लैंड की विजय हुई थी और जापान हार गया था। इंग्लैंड जीत गया था और जापान हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया? तो ये भी मैंने आपको बताया कि प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच में लड़ा गया था। और किस किस के बीच में? इंग्लैंड और जापान के बीच में। इसमें इंग्लैंड की विजय हुई थी और जापान की हार हुई थी। तो उसके बाद ये समाप्त हुआ तो एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं नानकिंग की संधि। आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो नानकिंग की संधि क्यों हुई थी पहले तो ये बता दूं आपको कि जो प्रथम अफीम युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और जापान के बीच में 1839 से 42 के बीच में, तो जब वो समाप्त हुआ था उसकी समाप्ति जो हुई थी वो नानकिंग की संधि के द्वारा ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो नानकिंग की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1842 में। तो इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी दोस्तों। 1842 की जो नानकिंग की संधि हुई थी इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी। क्या क्या शर्तें रखी गई थी? एक शर्त तो ये थी कि जो हांगकांग का द्वीप है वो ब्रिटेन को दिया जाएगा। जो हांगकांग का द्वीप है वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटेन के पास। एक तो बात ये कही थी उन्होंने। दूसरी बात क्या की थी कि ब्रिटिश लोगों को 5 बंदरगाह व्यापार करने के लिए दिए जाएंगे। जो ब्रिटिश लोग थे उनको 5 बंदरगाह दिए जाएंगे उसके लिए। और चीन ने 2 करोड़ 10 लाख डॉलर 2 करोड़ 10 लाख डॉलर अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया था। और एक बात और हुई थी इनमें कि चीन ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि अंग्रेजों के मुकदमे, जो अंग्रेज अगर उन पर मुकदमे करते हैं तो वो अंग्रेजी कानून के अनुसार ही होंगे और उनकी ही अदालतों में ही चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक शर्त ये भी रखी थी इस नानकिंग की संधि में कि चीन अन्य देशों के लोगों को जो भी सुविधाएं देगा वे अंग्रेजों को भी प्राप्त होंगी। कि अगर चीन किसी देश को कोई सुविधा देगा तो ऑटोमेटिकली किसको प्राप्त होगी दोस्तों? वो ऑटोमेटिक ही अंग्रेजों को भी प्राप्त होगी। दोबारा बता दूं दोस्तों, जो नानकिंग की संधि हुई थी ये हुई थी 29 अगस्त 1842 को। कब हुई थी दोस्तों? 29 अगस्त 1842 को ये संधि हुई थी। इसमें कुछ बातें मैं आपको बता दूं। हांगकांग का जो द्वीप था वो सदा के लिए किसके पास चला गया था दोस्तों? ब्रिटेन के पास चला गया था। और चीन ने कितने क्षतिपूर्ति के रूप में दिए थे? 2 करोड़ 10 लाख डॉलर। 2 करोड़ 10 लाख डॉलर। ठीक है दोस्तों, 2 करोड़ 10 लाख डॉलर किसको दिए थे? अंग्रेजों को दिए थे। और जो भी चीन के ऊपर मुकदमे होंगे अंग्रेजों के वो अंग्रेजी कानून के अनुसार होंगे और उन्हीं की अदालत में चलेंगे। और अगर चीन किसी अन्य देश को कोई सुविधा देता है तो वो जो सुविधा है वो उसको अंग्रेजों को भी देनी पड़ेगी। ये नानकिंग की संधि थी साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? चीन और ब्रिटेन के बीच में। अगर हार जीत की बात करें तो इसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी और चीन इसमें हार गया था। कब हुआ था ये हुआ था 8 अक्टूबर 1556 को।
कब हुआ था दोस्तों ये? 8 अक्टूबर 1556। 8 अक्टूबर 1556 को ये द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था दोस्तों। और चीन ने एक जहाज था उसके लेकर हुआ था ये, जो जहाज का नाम था वो था लोरचा एरो। चीन ने एक जहाज पकड़ा था लोरचा एरो, उसके लेकर ये द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दुश्मन के कुछ जो सैनिक थे वो बंदी बना लिए थे। इस प्रकार ये एक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1858 को चीन और इंग्लैंड के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 3-3 की संधि। 3-3 की संधि कब हुई थी ये हुई थी आपकी 26 जून 1856 को, 1856 को दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? तो बक्सर विद्रोह के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये चला था आपका 1898 से लेकर 1901 तक। बक्सर विद्रोह की अगर मैं बात करूँ तो ये कब से कब तक चला था? 1898 से लेकर 1901 तक। ठीक है दोस्तों। अगर सिंगल ईयर एग्जाम में देता है तो आप इसका आंसर देंगे 1900, पूरा 1900। तो 1898 से 1901 तक यूरोपीय साम्राज्य जो था, एक यूरोपीय साम्राज्य, और दूसरा क्या था, जो ईसाई धर्म के फैलाव के कारण ये हुआ था। ईसाई धर्म जो था उसके फैलाव के कारण ये हुआ था दोस्तों। और बक्सर विद्रोह का अगर नेतृत्व की बात करें दोस्तों तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था धार्मिक समस्वर संघ ने। धार्मिक, उसका नाम था धार्मिक समस्वर संघ, इसने इसका नेतृत्व किया था बक्सर विद्रोह का। कब हुआ था? 1898 से लेकर 1901 के बीच में। और ये एक बहुत ही बड़ा हिंसक आंदोलन माना गया था उस टाइम का। तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था ये हुआ था आपका चीन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन का? बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो 1898 से लेकर 1901 हुआ था और इसका जवाब हो जाएगा 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है 100 दिन के सुधार का संबंध किस देश से है? तो 100 दिन का सुधार का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध दोस्तों माना जाता है चीन से। 100 दिन का संबंध चीन से इसका संबंध माना जाता है। और ये कब से कब तक हुआ था अगर बात करें तो ये 11 जून से 22 सितंबर और 1898 तक हुआ था। ये 11 जून से 22 सितंबर 1898, लगभग 103 दिन के आसपास ये हुआ था। तो इसका नाम पड़ा था 100 दिन का सुधार, चीन में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तुंग मिंग हुई की स्थापना कब हुई थी? तो 36 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1905 में तुंग मिंग हुई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सन यात सेन ने कितने सिद्धांतों का प्रचलन किया था? तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे दोस्तों। कितने सिद्धांत दिए थे? 3। क्या क्या दिए थे? पहला था राष्ट्रीयता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। दूसरा इन्होंने दिया था राजनीतिक लोकतंत्र, ये इन्होंने दिया था। और तीसरा इन्होंने दिया था आजीविका का, जनता की आजीविका। ठीक है दोस्तों। सन यात सेन ने 3 सिद्धांत दिए थे। एक दिया था राष्ट्रीयता का, दूसरा दिया था राजनीतिक लोकतंत्र का और तीसरा दिया था जनता की आजीविका का, कि भूमि का जो समान वितरण होना चाहिए, सभी को आजीविका कमाने का अधिकार होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 38। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो 1911 में जो चीनी क्रांति हुई थी दोस्तों उसका जो नेता था वो था डॉक्टर सन यात सेन, जिन्होंने पीछे भी मैंने बताया 3 सिद्धांत दिए थे, राष्ट्रीयता, राजनीतिक लोकतंत्र और जनता की आजीविका का। चीन में मांचू वंश का अंत कब हुआ था? चीन में मांचू वंश का अंत कब हुआ था? तो दोस्तों इसको छिंग वंश भी कहते थे। मांचू वंश का एक नाम और था, इसको बोलते थे छिंग वंश भी इसी को बोला जाता था। ठीक है। तो ये कहाँ के थे? मंचू जो शासक थे ये मंचूरिया के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछे मंचूरिया के ये रहने वाले थे और इनकी स्थापना हुई थी 1664 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1664 में स्थापना हुई थी। और इसका अंत कब हुआ था? 39 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1911 में। अब 1911 में अंत कैसे हुआ इसका दोस्तों? चीनी क्रांति के कारण इसका अंत हो गया था। और जो ये थे मांचू शासक थे ये बहुत ही विलासी और भ्रष्ट हो चुके थे और हमेशा ही सुर और सुंदरी के दीवाने ये रहते थे। इस कारण इनका जो है अंत हो गया था चीनी क्रांति के कारण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि माचू वंश का अंत किसके कारण हुआ, तो चीनी क्रांति इसका एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। और आपको पता होगा चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आधुनिक चीन का जो संस्थापक है वो माना जाता है डॉक्टर सन यात सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, तो पीकिंग को ही अब बोलते हैं बीजिंग। पहले पीकिंग बोलते थे, अब बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बीजिंग। बीजिंग। तो बीजिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 1902 में। 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था, तो चीन का जो पहला राष्ट्रपति बना था दोस्तों वो बना था आपका युआन सी काई। युआन सी काई। और अगर आपको पूछ लेता है कि आधुनिक चीन का निर्माता कौन था या संस्थापक कौन था, तो वो जगह सन यात सेन। आधुनिक चीन का निर्माता, इसको बोला जाता है निर्माता। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो आपका सी ऑप्शन होगा युआन सी काई। और इन्होंने जो डॉक्टर सन यात सेन थे 3 सिद्धांत दिए थे और 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे पूछे 1925 में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, चीन में कुओमिंतांग दल की स्थापना कब की गई थी, तो चीन में जो कुओमिंतांग दल था उसकी स्थापना की गई थी 1912 में। कब की गई थी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको साम्यवादी दल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साम्यवादी दल, इसको ही बोला जाता है साम्यवादी दल। तो इसकी पार्टी की स्थापना कब हुई थी वहाँ पे, ये हुई थी 1921 में। 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार का गठन कब किया गया था, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1949 में। और अगर आपसे पूरा पूछे तो 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था, पीपुल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना PRC की स्थापना का गठन हुआ था। और 1911 में क्या हुआ था दोस्तों, आपको याद हो, चीनी क्रांति। नेक्स्ट है, चीन में लॉन्ग मार्च कब हुआ था, तो चीन में जो लॉन्ग मार्च हुआ था दोस्तों ये लगभग एक 6000 मील लंबा सफर था। 6000 मील लंबा एक सफ़र था जिसके कारण इसका नाम पड़ा था लॉन्ग मार्च। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1934-35 में। कब हुआ था दोस्तों, 1934 में। का सही जवाब हो जाएगा 1934 में। और किसने इसका नेतृत्व किया था, अगर नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व किया था माओ तसे तुंग ने। जो चीन में लॉन्ग मार्च हुआ था, जो लगभग 6000 मील लंबा एक सफ़र था, 1934 में शुरू हुआ था, उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था माओ तसे तुंग ने। और इन्होंने माओ तसे तुंग ने एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों, मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। 47 क्वेश्चन है, माओ तसे तुंग ने चीन में नया संविधान कब लागू किया, तो पहले तो बताता हूँ कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नया लोकतंत्र। क्या नाम था उसका, नया लोकतंत्र। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नया लोकतंत्र। कब लिखी थी, 1940 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने चीन में लॉन्ग मार्च का नेतृत्व भी किया था। और चीन का संविधान इन्होंने कब लागू किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 में। माओ तसे तुंग ने चीन में नया संविधान लागू किया था 1954 में। नेक्स्ट है, चीन में लंबी छलांग वाला आंदोलन कब चलाया गया था, तो ये दोस्तों जो लंबी छलांग वाला आंदोलन चलाया गया था ये संबंधित था औद्योगिकरण से। किससे संबंधित था, औद्योगिकरण से ये संबंधित माना जाता था। सॉरी। चीन में एक स्थापना हुई थी कम्युनस की। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, कम्युनस की स्थापना हुई थी। कम्युनिस्ट कौन होते थे की स्थापना, ये अपने खेत और अपने कारखाने जिनके होते थे उसको बोलते थे कम्युनस। कम्युनस किसको बोलते थे, जिनके खुद के खेत होते और खुद के जो हैं अपने कारखाने होते थे। तो चीन में एक लंबी छलांग वाला आंदोलन चलाया गया था। ये कब चलाया गया था, ये 1958 में चलाया गया था दोस्तों। कब चलाया था, 1958 में चलाया गया था। और अगले साल ही 1959 में ये वापस ले लिया गया था। 1959 में अगले साल ये वापस भी ले लिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नेता ने नया लोकतंत्र नामक पुस्तक की रचना की थी, तो ये मैंने अभी आपको बताया था। नया लोकतंत्र पुस्तक किसने लिखी थी 1940 में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन, माओ तसे तुंग ने। नेक्स्ट है, चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ कब हुआ था, तो ये किस कारण हुआ था दोस्तों। ये जो क्रांति हुई थी ये जो क्रांति हुई थी दोस्तों, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, ये संबंधित थी प्राचीन संस्कृति की पुनः स्थापना करना, कि जो पुरानी संस्कृति क्या है उसको पुनः स्थापित करना। और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 1966 में। अगर आपसे पूछे किसने की थी, तो माओ तसे तुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीन में
4 आधुनिकीकरणों की घोषणा कब की गई थी? चीन में 4 आधुनिकीकरणों की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1978 में। तो वो 4 आधुनिकीकरण क्या थे दोस्तों, उनके बारे में आपको बताता हूँ। पहला था विज्ञान, क्या था? विज्ञान। दूसरा हमारा आता है उद्योग, उद्योग था। तीसरा था कृषि और चौथा था रक्षा। ये 4 थे, विज्ञान था, उद्योग, कृषि और रक्षा। ये 4 आधुनिकीकरण की घोषणा हुई थी और इनकी घोषणा की गई थी 1978 में दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 1978। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ताइवान का पहला नाम क्या था? तो ताइवान, इसकी जो राजधानी, ताइवान का जो पहला नाम था वो था दोस्तों फार्मोसा, फार्मोसा। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? ताइपेई। राजधानी किसकी नाम पूछे तो क्या नाम था? ताइपेई, ताइपेई, ये नाम था ताइपेई। और ताइवान का पहला नाम क्या था? फार्मोसा। और इसमें ताइवान में मार्शल लॉ का अंत हुआ था। क्वेश्चन आ रहा था एक बार, मार्शल लॉ का अंत हुआ था। कब अंत हुआ था? ये था 1987 में, 1987 में मार्शल लॉ का अंत हुआ था ताइवान में। और इसका नाम क्या था पहले? इसका नाम था फार्मोसा और इसकी राजधानी क्या? ताइपेई। तो दोस्तों ये हमारे आज एनसीईआरटी की क्लास 11th की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। मैंने सभी चैप्टर की वीडियो डाल दी है। तो अब मैं नेक्स्ट शुरू करूँगा +2 क्लास की हिस्ट्री। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।